इज़ाबेला गोज़मैन। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने मासूम से खूबसूरत चेहरे की वजह से रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन फिर उस खूबसूरत मासूम से नजर आने वाले चेहरे के पीछे से एक वहशी कातिल निकल आया, जिसे देखकर बेयकीनी में लोगों के मुंह खुले रह गए। नवंबर 2020 में अचानक एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगती है और देखते ही देखते उसकी एक वीडियो सारी दुनिया में धूम मचा देती है। वीडियो में लड़की ने कैदियों वाले कपड़े, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां लगाई हुई होती हैं। वो पुलिस की निगरानी में अदालत पहुंचती है, जहां वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है और कैमरे की तरफ देखकर कभी मुस्कुराती है, कभी अजीबोगरीब से एक्सप्रेशंस बनाती है। इस लड़की की ये असली वीडियो 7 साल पुरानी यानी 2013 की थी। नवंबर 2020 में दूसरे लोग उसकी वीडियो की तर्ज पे अपने डुएट बनाने यानी उसकी हरकतों की कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लोग उसकी वीडियो को एडिट करते, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते अपने टिकटॉक वीडियोस बनाने लगते हैं और यूं देखते ही देखते वो लड़की इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। हत्ता के लोग फेसबुक पर उसका फैन पेज तक बना डालते हैं और ये सब इसलिए होता है कि वो लड़की मासूम सी लगती है। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि हथकड़ियां और बेड़ियां लगी पुलिस की कैद में थी। इस लड़की का नाम इज़ाबेला गोज़मैन होता है और वो अपनी माँ युनमी होए और सौतेले वालिद रेयान के साथ अमेरिका में कोलोराडो के अरोरा शहर में साउथ लीमा स्ट्रीट के मकान नंबर 2624 में रहती थी। उसकी हथकड़ियों में अदालत तक पहुंचने की कहानी शुरू होती है 27 अगस्त 2013 को, जब वो सिर्फ 18 साल की थी। और यही इस कहानी का वो हिस्सा है कि जो वकूअ पजीर ना होता तो ना इज़ाबेला अदालत तक पहुंचती, न टिकटॉक पे वायरल होती और न आज आप ये कहानी सुन रहे होते। 27 अगस्त 2013 को इज़ाबेला की मां युनमी होए अपने स्टूडियो में काम खत्म करके वापस घर लौट रही होती है। यूं ही वो अपने घर के करीब पहुंचती है तो वो देखती है कि एक लड़का उनके घर की खिड़की से कूदकर बाहर निकलता है और भाग जाता है। ये देखकर युनमी को अपने पड़ोसियों की बात याद आती है, जिन्होंने उसे तंबीह की थी कि जब आप लोग घर पे नहीं होते तो इज़ाबेला नित नए लड़कों को घर लेके आती है, मगर जो ही वो लड़के किसी के आने की आवाज सुनते तो खिड़की से कूदकर भाग जाते। तब युनमी को पड़ोसियों की बातों पर यकीन नहीं आया था, मगर 27 अगस्त 2013 की शाम को जब युनमी होए ने एक लड़के को इज़ाबेला के कमरे की खिड़की से कूदकर भागते अपनी आंखों से देखा तो उन्हें तसल्ली हो गई कि पड़ोसियों की बात सच थी। युनमी गाड़ी खड़ी करती है और अपने शोहर रेयान हूँ, जो इज़ाबेला के सौतेले वालिद होते हैं, उन्हें लेकर इज़ाबेला के कमरे में जाती है और उससे उन लड़कों के मुतालिक पूछताछ करती है। मगर इज़ाबेला उनकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देती। उसकी माँ उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, मगर बजाय कि इज़ाबेला माँ की बात समझने की कोशिश कर उल्टा माँ पर ही चिल्लाने और उसे बुरा भला कहने लगती है और फिर गुस्से में अपनी माँ के मुंह पर थूक कर चली जाती है, जिससे युनमी को बहुत धचका लगता है और इज़ाबेला के इस बिहेवियर से इतनी ज्यादा डर जाती है कि अब वो अपने कमरे में अकेली सोने से भी डरती है। हत्ता कि उस रात वो गेट को अंदर से लॉक करके अपने शौहर के साथ कमरे में बंद होकर सो जाती है। हालांकि अमूमन वो अपने कमरे में अकेली ही सो जाया करती थी। इज़ाबेला इसी शहर में 9 जून 1995 को पैदा हुई थी, लेकिन तब वो अपने सगे वालिद रॉबर्ट गोज़मैन और अपनी वालिदा युनमी गोज़ के साथ उसी शहर में किसी दूसरे घर में रहा करती थी। कहानी मजीद आगे बढ़ाने से पहले मज़कूरा वाक़ये से पहले के हालात जान लेते हैं। इज़ाबेला की पैदाइश के बाद उसके वालिदैन मिलकर अरोरा के ही टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं, जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेलास पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इज़ाबेला भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, खासकर अपने वालिद रॉबर्ट गोज़मैन से। यूं ये घराना बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहा होता है, मगर वक्त के साथ 1999 तक मामलात बिगड़ने लगते हैं और मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है, जिसके बढ़ते बढ़ते बात तलाक तक पहुँच जाती है और 1999 में वो दोनों तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। तब इज़ाबेला सिर्फ 4 साल की होती है। तलाक के बाद उसकी कस्टडी उसकी माँ को ही मिलती है, जो उसे लेकर शहर के किसी दूसरे हिस्से में रहने लगती है। इज़ाबेला चूंकि लाडली भी थी तो वो बचपन से ही जिद्दी और गुस्सीली तबीयत की होती है। वालिदैन में तलाक के बाद वो और ज्यादा गुस्सीली और चिड़चिड़ी हो जाती है।
युन्मी और रॉबर्ट तलाक हो जाने के बाद भी बेला स्टूडियो इकट्ठे ही चलाते रहते हैं। इजाबेला का गुस्सा और चिड़चिड़ापन उस वक्त नफरत में बदल जाता है जब तलाक के करीब 1 साल बाद 2000 में उसकी माँ युन्मी एक दूसरे शख्स रेयान के साथ शादी कर लेती है। इजाबेला इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्से होती है कि उसके वालिद की जगह किसी और ने क्यों ले ली। ये उसके लिए बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त था क्योंकि वो अपने वालिद रॉबर्ट ग्रोसमैन से बहुत प्यार करती थी और यही शादी वो मोड़ होता है जहाँ से चीजें बद से बदतर होना शुरू हो जाती हैं। जो जो वक्त गुजरता है इजाबेला बड़ी होती जाती है और उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता है। वो अपनी माँ से महंगे महंगे खिलौनों और कपड़ों की डिमांड करती है और डिमांड पूरी ना होने पर माँ के साथ लड़ती झगड़ती है। युन्मी होए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करे, जिसके लिए वो अपने स्टूडियो के अलावा भी पार्ट टाइम जॉब करती है, मगर फिर भी इजाबेला की हर डिमांड पूरी नहीं कर पाती। जब इजाबेला 7 साल की होती है तो उसके इस बिहेवियर से युन्मी इतनी आजिज आ जाती है कि उसके लिए उसे अब संभालना भी मुश्किल हो जाता है, तो वो उसे उसके सगे वालिद रॉबर्ट के पास भेज देती है। मगर कुछ ही दिनों बाद वो वापस फिर से माँ के पास आ जाती है, जबकि उसके बिहेवियर में भी कोई बेहतरी नहीं आती। जब इजाबेला 14 साल की होती है तो वो अपने मजहब को भी खैरबाद कह देती है। इजाबेला और उसके वालिदैन जेहोवाज विटनेसेस नामी ईसाई फिरके से ताल्लुक रखते थे। इस फिरके के लोग क्रिसमस, ईस्टर वगैरह नहीं मनाते, ना ही कोई दूसरी ऐसी छुट्टियां मनाते हैं। ये लोग अपना बर्थडे भी नहीं मनाते। शायद यही वजूहात रही हों जिनकी वजह से इजाबेला अपना मजहब तक छोड़ देती है। वो मुकम्मल आजाद ख्याल लड़की बन जाती है। न वो अपने वालिदैन का कहा मानती है, न कभी ढंग से स्कूल जाती है। बस हर वक्त अपने आवारा किस्म के दोस्तों के साथ ही घूमती फिरती है। हत्ता कि वो कई बार 3-4 दिन तक घर और स्कूल से भी गायब रहती है। जब माँ उसे समझाती है तो वो उल्टा माँ से लड़ने लगती है। स्कूल में भी वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, मगर किसी न किसी तरह पास हो जाया करती। ताहम सेकेंड ईयर में उसकी अटेंडेंस इतनी कम होती है कि फाइनल एग्जाम से 1 हफ्ता पहले उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिस पर उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो उसे फिर से खूब समझाती है। ताहम इजाबेला पर रत्ती भर असर नहीं होता और फिर 27 अगस्त 2013 को उस रोज हद हो जाती है जब वो ऐसी हरकत करती है जो इससे पहले इसने कभी ना की थी। वो अपनी ही माँ के मुंह पर थूक देती है और युन्मी होए सारी रात दरवाजा बंद करके खौफ के साए में गुजारती है। खैर खुदा खुदा करके वो रात गुजर जाती है और अगला दिन आ जाता है। 28 अगस्त 2013 को सुबह जब युन्मी होए अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि इजाबेला ने उन्हें रात को मेल भेजी थी, जिसे खोलने पर तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेल में सिर्फ 3 अल्फाज लिखे होते हैं, यू विल पे, यानी आपको अपने किए के नताइज भुगतना होंगे। युन्मी जो पहले ही खौफजदा थी, ये मेल देखकर और ज्यादा डर जाती है। वो ये मेल अपने शोहर रेयान को भी दिखाती है, मगर उन्हें समझ नहीं आती कि अब वो करें तो क्या करें। बिलाखिर युन्मी होए पुलिस को इत्तला करने का फैसला करती है और उसी रोज दोपहर पुलिस इमरजेंसी पर कॉल करती है। कुछ ही देर में पुलिस उनके घर में पहुंच जाती है तो वो लोग पुलिस को सारा मसला तफसील से बताते हैं और वो मेल भी दिखाते हैं जो इजाबेला ने भेजी होती है। मगर चूंकि ये एक फैमिली मैटर होता है, इसलिए पुलिस इजाबेला को समझाती है और साथ में वार्निंग भी देती है कि फिर से उसने ऐसी हरकत की तो उसकी माँ उसे घर से निकाल देने में हक बजानिब होगी। याद रहे कि अमेरिका में 18 साल की उम्र में बच्चे अपना बोझ खुद उठाने के जिम्मेदार होते हैं और वालिदैन उन्हें घर से निकाल सकते हैं। इजाबेला भी 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हो चुकी थी। यूं इजाबेला को समझा बुझाकर और वार्निंग देकर पुलिस वहां से चली जाती है। इजाबेला अपने कमरे में चली जाती है, जबकि युन्मी होए अपने काम पर टाउन सेंटर के लिए चली जाती है। ताहम उसके दिल में अभी तक खौफ मौजूद होता है, इसलिए जब वो स्टूडियो पहुंचती है तो सारा वाकया अपने साबका शोहर रॉबर्ट ग्रोसमैन को भी बताती है। चूँकि रॉबर्ट और इजाबेला दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए युन्मी रॉबर्ट से कहती है कि वो उनके घर जाए, इजाबेला से बात करे और उसे समझाए। रॉबर्ट सारा मामला सुनने के बाद उसी रोज ही इजाबेला से मिलने उसके घर पहुंचते हैं, जहां वो अपने बेडरूम में ही मौजूद होती है। पुलिस के जाने के बाद वो बेडरूम से बाहर ही नहीं आई थी। रॉबर्ट इजाबेला को लेकर घर के बैकयार्ड में जाते हैं और बैठकर उसे प्यार से समझाने लगते हैं कि वो जो कुछ कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। उसे ख्वामख्वाह की जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह।
1-1.5 घंटा वो इजाबेला को यही बातें समझाते रहते हैं, मगर इस सारे वक्त में इजाबेला एक लफ्ज तक नहीं बोलती। चुपचाप वालिद की सब बातें सुनती रहती है और सर को हाँ में हिलाती रहती है, जिससे रॉबर्ट को यही लगता है कि इजाबेला उसकी नसीहतें पल्ले बांध रही है और अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी। मगर हकीकत ये थी कि इजाबेला अपने वालिद की किसी भी बात पर सिरे से ध्यान ही नहीं दे रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाले जा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था। रॉबर्ट बेटी को समझाने के बाद शाम 6:30 बजे के आसपास वहां से चले जाते हैं, तो इजाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। करीब 3 घंटे बाद 9:30 बजे के आसपास युनमी होए काम से वापस घर पहुंचती है। वो रेयान के लिए मैकडोनल्ड से रात का खाना भी लेकर आती है। वो रेयान से पूछती है कि इजाबेला कहाँ है। वो कहता है पता नहीं, मैंने उसे करीब 8:30 बजे किचन में देखा था। इसके बाद युनमी फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने चली जाती है और रेयान अपने रूम में बैठकर डिनर करने लगता है जो युनमी उसके लिए लाई थी। कुछ ही देर बाद रेयान को फर्स्ट फ्लोर से धड़ाम की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार से टकराया या नीचे गिरा हो। तभी युनमी चिल्लाते हुए रेयान को नाम से पुकारती है, तो रेयान ऊपर बाथरूम की तरफ भागता है, जहां वो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला है और शावर की आवाज आ रही है। कुछ करीब जाने पर उसे इजाबेला की झलक दिखाई दी। रेयान ने जो ही दरवाजा खोलने के लिए धकेला तो इजाबेला ने पूरे जोर से दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। अंदर से युनमी होए के चिल्लाने की आवाज आती रही। रेयान बाहर से दरवाजा पीटता और उसे खोलने की कोशिश करता रहा, मगर कोई फायदा ना हुआ। वो दरवाजा खोलने की तरकीब ही सोच रहा होता है कि उसकी नजर नीचे पड़ती है। दरवाजे के नीचे से खून बहता बाहर आ रहा होता है, तो उसकी तो सिट्टी गुम हो जाती है। वो भागकर नीचे जाता है और पुलिस इमरजेंसी पर कॉल करता है। तब रात के 10:05 होते हैं। वो पुलिस को बताता है कि उसकी बीवी को उसकी सौतेली बेटी ने बाथरूम में बंद कर लिया है, जहां वो अपनी ही मां की जान लेने की कोशिश कर रही है। खून दरवाजे से बाहर आ रहा है। वो पिछली रात का वाक्य भी पुलिस को बताता है और बात करते करते ही फिर से ऊपर वापस आ जाता है, जहां उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसकी बीवी युनमी होए की थी, जो कि उसकी आखिरी आवाज होती है। इसके बाद बिल्कुल सुकूत हो जाता है। कुछ ही देर में बाथरूम का दरवाजा खुलता है और इजाबेला बाहर निकलती है। उसके कपड़े खून में लथपथ होते हैं। उसके हाथ में छुरी होती है, जिससे खून टपक रहा होता है। ये देखकर तो रेयान सख्ते में आ जाता है। उसे लगता है कि अब उसका नंबर है, मगर इजाबेला उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, न ही उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर होता है। वो बगैर कुछ कहे रेयान के पास से गुजर जाती है और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ निकल जाती है। इजाबेला के जाते ही रेयान फौरन बाथरूम में जाता है तो उसकी जान हलक में आ जाती है। बाथरूम में खून ही खून होता है। उसकी बीवी खून में लथपथ फर्श पे पड़ी होती है। उसके गले में गहरे कट का निशान होता है और चेहरे और सीने पर तो छुरी घोंपने के बेशुमार निशान होते हैं। पास ही बेसबॉल वाला बैट भी पड़ा होता है। रेयान अभी भी पुलिस के साथ कॉल पर ही होता है और सारी सूरत-ए-हाल बता रहा होता है, तो पुलिस उसे वाइफ को CPR देने को कहती है। तो वो उसे CPR देने लगता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि युनमी में अब जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। रेयान के कॉल के 11 मिनट बाद 10:16 पर अरोरा पुलिस भी पहुंच जाती है और कुछ ही देर में मेडिकल टीम भी पहुंच जाती है, जो युनमी होए का मुआयना करती है और 10:28 पर उसे मुर्दा डिक्लेयर कर देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस इजाबेला को सारे घर में ढूंढने लगती है, मगर वो कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, जिधर इजाबेला मां को मारने के बाद गई थी, मगर वो नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस इजाबेला को उसके फोन की लोकेशन के जरिए ढूंढने की कोशिश करती है, मगर इसमें भी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इजाबेला का फोन बंद मिलता है। इसके बाद पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए भी खतरा साबित हो सकता, जबकि कत्ल वाली छुरी भी उसके पास थी। पुलिस पब्लिक से अपील करती है कि वो जहां भी जिस किसी को नजर आए फौरन पुलिस को इत्तला दे। अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को युनमी होए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे पता चलता है कि युनमी होए पर 79 बार छुरी के वार किए गए, 31 बार चेहरे पर और 48 बार गर्दन और सीने पर। बाद में अदालती कार्रवाई के दौरान मालूम हुआ कि 79 नहीं बल्कि युनमी होए पर छुरी के 151 वार किए गए।
जिन में से 35 उसके चेहरे पर, 51 उसके गले पर और 65 वार जिस्म के दूसरे हिस्से पर किए गए थे। छुरी के हमले से पहले उसे बेसबॉल बैट से भी मारा गया था। ये खबर मीडिया में आते ही पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है, जिस पर लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि भला एक बेटी ने अपनी ही माँ का इतनी बेदर्दी से कैसे कत्ल कर दिया। पुलिस इजाबेला को ढूंढ रही होती है, मगर अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली होती। फिर उसी रोज 11:30 बजे 911 पर एक गुमनाम कॉल मौसूल होती है, जिसमें पुलिस को बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग गिराज में एक कार के अंदर खून में लथपथ एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस फौरन इस मकाम के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि कार में से बॉडी गायब हो चुकी है। पुलिस को समझ नहीं आती कि आखिर बॉडी गायब क्यों और कैसे हो गई। ताहम कार की तलाशी लेने पर पुलिस के हाथ इसमें से कुछ ऐसी चीजें लगती हैं जो इजाबेला के हाथों युनमी होए के कत्ल से लिंक होती थी। तो पुलिस अपने कुछ लोगों को सादा कपड़ों में इस इलाके में तैनात कर देती है, जिन्हें पहले तो काफी देर तक कुछ भी मशकूक नजर नहीं आता, मगर 2 घंटे बाद उन्हें पार्किंग गिराज में से एक लड़की बाहर आती दिखाई देती है। पुलिस को लगता है कि ये इजाबेला हो सकती है। तसल्ली करने के लिए कि ये इजाबेला ही है, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर बात करने के बहाने उसके पास जाता है। उसके करीब जाते ही उसे कंफर्म हो जाता है कि लड़की इजाबेला ही है, तो वो उससे दूर दूर उसका पीछा करने लगता है। कुछ ही देर में 2 और पुलिस वाले भी सादा कपड़ों में उसके साथ चलने लगते हैं और पार्किंग के बाहर वो तीनों इजाबेला को घेर कर गन पॉइंट पर रख लेते हैं। इजाबेला उन्हें गुमराह करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो गलत लड़की को गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस उसे आईडी कार्ड दिखाती है तो वो कहती है कि कार्ड पर तस्वीर तो उसी के जैसी है, मगर वो इजाबेला नहीं है, वो समंथा है और वो ओहायो में रहती है, मगर उसके कपड़े और उन पर लगा खून बता रहा था कि वो इजाबेला ही है। इसलिए पुलिस वाले उसकी चकमे में नहीं आते और कत्ल के करीब 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 को दिन 2 बजे कातिल इजाबेला को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग गिराज से गिरफ्तार कर लेते हैं। मगर एक सवाल अब भी जवाब तलब था कि आखिर जो कार के अंदर डेड बॉडी थी वो किसकी थी और वो गायब कहाँ हो गई। तो इसका जवाब यह है कि वो कोई लाश थी ही नहीं, बल्कि वो इजाबेला गोज़मैन थी। दरअसल हुआ ये था कि पिछली रात इजाबेला ने अपनी माँ को कत्ल करने के बाद घर से कार निकाली और घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्कर रोड के साथ एक पार्किंग गिराज में लगा ली और खुद पिछली सीट पर सो गई। अब चूंकि उसके सारे जिस्म और कपड़ों पर खून लगा था, तो अगली सुबह जब किसी ने उसे कार में सोते देखा तो उसे डेड बॉडी समझकर पुलिस इमरजेंसी पर कॉल कर दी। ताहम पुलिस के आने तक इजाबेला कार से उठकर गिराज के अंदर चली गई थी और देर बाद जब बाहर आई तो सिविल कपड़ों में अंडरकवर पुलिस एहलकारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस पर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर सिटी जेल भेज दिया गया। इसके करीब 1 हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेला को जस्टिस सेंटर में पेश होना था, जहां उस पर मर्डर चार्जेस लगाए जाने थे, मगर वो उस रोज अदालत जाने से ही इनकार कर देती है और अपनी सेल से बाहर ही नहीं निकलती। तो अदालती कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी करना पड़ती है। बाद में भी उसे जबरदस्ती ही खींचकर सेल से निकाला जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। उस रोज वो सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। पहले वो अदालत आने से ही इनकार कर देती है तो उसे जबरदस्ती लाना पड़ता है और फिर जब अदालत में पहुंचती है तो मीडिया के कैमरों को देखकर कभी मुस्कुराती है, कभी अजीबोगरीब से इशारे करती है जैसे कोई एबनॉर्मल इंसान करता है। जज उस पर वायलेंस और मर्डर के चार्जेस लगाते हैं और ये कि जब तक उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक उसे जमानत नहीं मिल सकती। इसके बाद लगभग 9 महीने गुजर जाते हैं और जून 2014 में इजाबेला का ट्रायल शुरू होता है, जब उसने अपनी माँ का कत्ल किया था। तब चूंकि वो 18 साल की बालिग थी और अपनी माँ पर बेदर्दी से 151 बार छुरी के वार किए थे, तो एक बात तो पक्की थी कि जुर्म के मद्देनजर उसे सजाए मौत ही होगी। मगर जो ही अदालती कार्रवाई शुरू हुई, इजाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स की एक रिपोर्ट रखी जिसमें वाज़ेह लिखा था कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया नामी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स ने बतौर गवाह भी अपनी रिपोर्ट की तस्दीक की और अदालत को ये भी बताया कि जिस वक्त इजाबेला अपनी माँ को कत्ल कर रही थी
उसे मालूम ही न था कि वो अपनी माँ को मार रही है, बल्कि वो तो ये समझ रही थी कि वो एक सिसिलिया नामी औरत को मार रही है, जिसे मारने के लिए उसे ख्वाब आया करते थे, जिनमें उसे लगता कि अगर वो सिसिलिया को कत्ल नहीं करेगी तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जज ने तमाम दलाइल और सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने इजाबेला की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से कोई सजा नहीं सुनाई, बल्कि इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भेज दिया और कहा कि जब तक इजाबेला तंदुरुस्त होकर माशरे के लिए कोई खतरा नहीं रह जाती, अस्पताल में ही जेर इलाज रहेगी, भले इसमें 1-2 साल लगे या सारी जिंदगी। इस अदालती हुक्म के बाद इजाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भेज दिया जाता है, जहां वो अगले 6 साल तक जेर इलाज रहती है। नवंबर 2020 में जब इजाबेला 25 साल की होती है तो वो मीडिया को एक इंटरव्यू देती है, जिसमें वो एक बिल्कुल ही नई बात बताती है। वो कहती है कि घर में सभी उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब 14 साल की उम्र में उसने मजहब छोड़ा तो उसे और ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा, मगर जब उसके इस दावे की तहकीकात की गई तो इस बात की कोई सबूत नहीं मिले कि उसके साथ कभी बुरा सलूक किया गया हो। इसके अलावा उसने ये दावा भी किया कि जब उसने अपनी माँ का खून किया तब वो अपने होशो हवास में नहीं थी, ताहम अब वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुकी है। अब ना तो वो खुद के लिए और ना ही माशरे के लिए कोई खतरा है, इसलिए उसे अब इस मेंटल अस्पताल से डिस्चार्ज कर देना चाहिए। जब उसका ये इंटरव्यू मीडिया में आता है तो अचानक उसकी 7 साल पुरानी ये वीडियो टिकटॉक पर वायरल होने लगती है। टिकटॉक का तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी उल्टी सीधी हरकत उस पर अपलोड करें तो हर कोई उसकी नकल उतारना शुरू हो जाता है। इस केस में भी यही हुआ। बगैर सोचे समझे कि इजाबेला ने माजी में क्या किया था, उसकी सपोर्ट में लोग शुरू हो गए, इसलिए कि वो देखने में बज़ाहिर मासूम सी नफ्सियाती लड़की लग रही थी। हत्ता कि लोगों ने यहाँ तक स्पेकुलेट किया कि इजाबेला ने जो अपनी माँ का कत्ल किया तो उसकी माँ इसी सलूक के लायक थी। सोशल मीडिया का बेहंगम और बेलगाम सैलाब इंसान को यहाँ तक सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान आंखें बंद किए कहीं अपनी ही तबाही की तरफ तो नहीं चल निकला। इस इंटरव्यू से इजाबेला को बहुत फायदा हुआ और अगले ही साल जून 2021 में उसे कोलोराडो मेंटल अस्पताल से इस शर्त पर रहा कर दिया गया कि वो अपने डॉक्टर से रेगुलर थेरेपी लेती रहेगी। अब ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इजाबेला ने जो कुछ किया वो महज उसकी नफरत का इंतकाम था या फिर कोई ज़हनी प्रॉब्लम। ताहम अफसोस की बात यह है कि माशरे ने उसकी हकीकत जाने बगैर महज उसके चेहरे के नफ्सियाती एक्सप्रेशंस जो कि उसने जाहिर है रातों रात इजाद किए, उन्हें देखकर उसे मुजरिम से मासूम फरिश्ता बना लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुजरिम कोई भी हो, उसका कोई ड्रामा, बहाना, खूबसूरती, जाहिरी मासूमियत जो शक्ल की वजह से लगे या फिर मसनूई बनाई गई हो, या किसी की अमीरी, गरीबी या मशहूरी वगैरह, हमें अपने शऊर पर उन चीजों को गैर जरूरी तौर पर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। जुर्म तो जुर्म होता है, जो भी कोई जुर्म करे उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, वरना फिर माशरे नाइंसाफियों के बोझ तले तबाह हो जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि माशरा कुफ्र पर तो कायम रह सकता है, नाइंसाफी पर नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए दिलचस्प रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।